गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टर्न ऑन न्यूज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया और आज है 3 जुलाई 2020। तो लीजिए पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। पुतिन हमेशा के लिए रूस की सत्ता हथियाने के जुगाड़ में, जनमत संग्रह का दाव उल्टा पड़ा तो बड़ा उथल पुथल तय। जब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने अपने देश की यूरोपीय संघ की सदस्यता जारी रखने के प्रश्न पर जनमत संग्रह करवाया था, तब उन्हें वह कराने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने वह कदम संवैधानिक आवश्यकता के तहत नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में उठाया था। उन्होंने एक ऐसे प्रश्न में हाँ या ना से सीधे से वोट से जोड़ दिया था जो बिल्कुल सरल नहीं था, और ऐसा करके उन्होंने अपने देश में को एक ऐसी राजनीतिक उथल पुथल में डाल लिया था जो अभी तक जारी है। हाल में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़े संवैधानिक सुधार पर रूस की जनता की राय लेने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की, तब उन्हें भी एक ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बिडेन ने कहा, यदि वे वोट चुनाव जीतते हैं तो H-1B वीज़ा पर लागू अस्थायी निलंबन को करेंगे ख़त्म। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा कि यदि वह नवंबर में चुनाव जीतते हैं तो भारतीय IT पेशेवरों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय H-1B वीज़ा पर लागू अस्थायी निलंबन को ख़त्म कर देंगे। ट्रंप प्रशासन 23 जून को H-1B वीज़ा और अन्य विदेशी कार्य वीज़ा को 2020 के अंत तक निलंबित कर चुका है। बिडेन से NBC न्यूज़ द्वारा एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत द्वीप समूह के लोगों के मुद्दों पर आयोजित एक डिजिटल टाउन हॉल बैठक में H-1B वीज़ा धारकों के योगदान की प्रशंसा की। बिडेन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल के बाकी समय में H-1B वीज़ा को समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसा मेरे प्रशासन में नहीं होगा। नेपाल के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। भारत नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता से के सदियों पुराने सभ्यतागत संबंध हैं। भारत उन्हें मजबूत करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। भारत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले नेपाली प्रधानमंत्री KP ओली ने भारत को निशाना बनाकर टिप्पणियां की थी। मानचित्र के मुद्दे को लेकर दोनों के देशों के द्विपक्षीय संबंध पहले से ही प्रभावित हैं। 68 वर्षीय प्रधानमंत्री ओली ने रविवार को दावा किया था कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए दूतावास होटलों में कई तरह की गतिविधियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेपाली नेता भी खेल में शामिल हैं। ओली के बयान नए राजनीतिक मानचित्र को लेकर विवाद में सारे सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत नेपाल के सदियों पुराने सभ्यतागत मैत्री संबंध हैं जो गहरे सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों पर आधारित हैं। भारत के साथ तनाव के बाद चारों तरफ से घिरा चीन, अब म्यांमार ने दी ऐसी चेतावनी। भारत और जापान को जंग की धमकी दे रहे चीन के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया में उसके सब करीबी सहयोगी म्यांमार जमकर भड़ास निकाली है। म्यांमार आर्मी चीफ ने तल्ख लहजे में चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह यहां से आतंकी समूहों के हथियार न दे। जर्नल ने इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की मांग की। बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार चीन का सबसे करीबी पड़ोसी माना जाता है। रूस के सरकारी चैनल ज़वेज़दा ने दिए इंटरव्यू में म्यांमार आर्मी चीफ जनरल मिन ऑन्ग हाइंग ने कहा कि उनकी धरती पर जो आतंकी समूह सक्रिय हैं उनके पीछे मजबूत ताकतें यानी चीन का हाथ है। चीन ने अब रूस से ली दुश्मनी मोल। व्लादिवोस्तोक शहर पर ठोका अपना दावा, कहा 1860 से पहले हमारा था। भारत के साथ सीमा विवाद करने वाले चीन ने अब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक को अपना दावा ठोककर उसने भी दुश्मनी मोल ली। चीन ने सरकारी समाचार चैनल CGTN के संपादक शेन शिबेई ने दावा किया कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। उन्होंने यह भी कहा कि इस शहर को पहले हेशनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस के एक तरफा संधि के तहत चीन ने से छीन लिया था। चीन में सभी मीडिया संगठन सरकारी हैं। इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर ही कुछ भी लिखते और बोलते हैं। कहा जाता है कि चीनी मीडिया में लिखी कोई भी बात वहाँ की सरकार की सोच को दर्शाती है। तो चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश बोर्ड के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 10वीं और 12वीं में मेरिट आए छात्रों से की बात। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर
सुरेश कुमार सोनी ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने निष्ठा, लगन और श्रम के साथ परीक्षा देकर मेधावी सूची में अपना स्थान बनाया है, जिसके लिए आपके शिक्षक और अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना दी। बता दें कि मार्च 2020 में संचालित की गई नियमित परीक्षार्थियों की मैट्रिक व जमा 2 कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक कक्षा के मेरिट लिस्ट में शीर्ष में 10 स्थानों पर 37 परीक्षार्थी रहे, जिसमें 14 छात्राएं तथा 23 छात्राओं का अपना स्थान बनाया है। बोर्ड द्वारा जारी जमा 2 कक्षा की मेरिट संकाय बार लिस्ट में शीर्ष 10 स्थानों पर कला संकाय में 26, कॉमर्स में 23 तथा साइंस में 34 परीक्षार्थी रहे हैं। मेरिट लिस्ट में 65 छात्राओं और 18 छात्रों ने अपना स्थान बनाया है। टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, जनजातीय स्वास्थ्य पर रिसर्च करेगा टीएमसी। देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेज में जगह बनाने वाले अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी है। भारत में जनजातीय स्वास्थ्य पर अनुसंधान करने के लिए टीएमसी का चयन किया गया है। अब टांडा मेडिकल राष्ट्र की 6 शीर्ष एजेंसियों का में एक ऐसा कॉलेज बन गया जो जनजातीय स्वास्थ्य पर अनुसंधान करेगा। इस अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार कर कॉलेज केंद्र को भेजेगा। प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मेडिकल कॉलेज टांडा इस शोध पर कार्य आरंभ करेगा। प्रिंसिपल टांडा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भानु अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि टीएमसी जनजातीय क्षेत्र में गैर संचारी रोगों के बीच स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन और समुदाय की क्षमता में सुधार पर अनुसंधान कर इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। हिमाचल में 5-6 जुलाई को भारी बारिश, मैदान व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बरसेगा अंबर, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में मैदानी इलाकों सहित शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर, चंबा और डलहौजी में 5 व 6 जुलाई को भारी बारिश होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान अनेक स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। विभाग ने पूर्वानुमान के तहत राज्य में 8 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। 5 जुलाई के राज्य में मानसून को रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान तापमान में भी फिर से गिरावट आ सकती है। भारत में चीनी ऐप बैन होते ही चीन के ताव में आकर ले लिया बड़ा फैसला। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी की झड़प के बाद से और ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा है और अब इसका प्रभाव भी दोनों देशों को देखने को मिल रहा है। इस झड़प के बाद भारत ने चीन के सभी सामानों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही 59 चीनी ऐप्स को भी भारत में बैन कर दिया है। इससे चीन और भी ज़्यादा भारत से खिंचा हुआ है और उसने भी ताबड़तोड़ में एक नया फैसला ले लिया। चीन ने अपने देश में भारत के तमाम न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। चीन में किसी भी IP भारतीय न्यूज़ वेबसाइट नहीं खुल रही। पिछले 2 दिनों से चीन में आईफोन और डेस्कटॉप पर भारतीय न्यूज़ साइट्स एक्सेस नहीं हो रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और रूस के बाद अब भारत का साथ देने आया फ्रांस। भारत और चीन के साथ सीमा विवाद बढ़ रहे तनाव के बीच भारत को अपने सशस्त्र बलों का समर्थन की पेशकश करने वाला सबसे पहला देश फ्रांस बन गया है। इसी सब चीज़ों के साथ ही जल्द से जल्द फ्रांस ने रक्षा मंत्री दिल्ली से लिए रवाना होने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्रांस राफेल फाइटर प्लेन से लेकर स्कॉर्पियन पनडुब्बी तक के आधुनिक हथियार भारत के लिए बनाता है, जिसके कारण फ्रांस सबसे प्रमुख साझेदारों में से और भारत के लिए एक सबसे बड़ा हथियार सप्लायर भी है। आज बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच आज लेह जाएंगे CDS रावत। कैसी है सुरक्षा, उसके लेंगे पूरे जायजे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि LAC पे भारत और चीन के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है। इसी बीच भारत के CDS रावत आज लेह के लिए रवाना होंगे। वह देखने जा रहे हैं भारत के सैनिकों ने वहां पर कैसी व्यवस्था की है और वह भारत की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार CDS रावत आज शुक्रवार को लेह के लिए रवाना होंगे। मिली जानकारी के अनुसार CBS रावत ने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लेह के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन कुछ ज़रूरी कामों के कारण उन्हें दौरा रद्द करना पड़ा, इसलिए यह दौरा CDS रावत करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।